हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप आईबीपीएस, एलआईसी, रीजनल रूरल बैंक या एसबीआई, चाहे पीओ क्लर्क या अन्य कोई बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो न्यू पैटर्न हमारा आईबीपीएस का देखा जा रहा है, बिल्कुल एग्जाम वाले कंटेंट के साथ हम यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम से होने वाले हैं। आपको लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो दोस्तों, एक छोटे से हम मोटिवेशनल चीज के साथ इस लेक्चर को शुरू करेंगे। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। सो दोस्तों, अगर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ना है, सो आपसे अगर किसी भी इस एग्जाम के दौरान प्रिपरेशन में मिस्टेक्स हो रही है, तो वो एक प्रूफ है कि आप तैयारी कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो। और ये याद रखिए, जो व्यक्ति ट्राई करता है तो वो एक कदम भीड़ से आगे होता है। सो ये मत आप भूलिए कि यू आर ट्राइंग और बाकी लोग तो ट्राई भी नहीं कर रहे। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है अपने गोल के तरफ बढ़ने की। स्टेप बाय स्टेप हम आराम से इस जो हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, इसे भी हम ऐसे ही तैयारी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपके सामने एक इंफॉर्मेशन और न्यूज़ है दोस्तों। सबसे पहले देखिए, कभी भी ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पे टाई अप होता है या कोई स्पॉन्सर होता है, ठीक है, तो ये न्यूज़ हमारे नए पैटर्न के अनुसार देखने को मिलती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए न्यूज़ क्या है ये समझते हैं। सितंबर 2025-16 को बीसीसीआई, जो कि हमारा भारत का क्रिकेट बोर्ड है, दोनों कैटेगरी में, मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में, इन्होंने अपोलो टायर्स, जो हमारी भारत बेस्ड एक एजेंसी है, कंपनी है टायर्स की, उसके साथ अपना टाई अप किया है। अब देखिए, हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बिल लाया था, गेमिंग बिल, जिसके चलते हुए जो प्रीवियसली यहाँ पे स्पॉन्सर थे, उन्होंने पीछे अपना जो था स्पॉन्सरशिप वो ले लिया था। सो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पॉन्सर कौन बना है? अपोलो टायर्स। किसके साथ हुआ है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ओके, देन उसके बाद अगर बात करें तो दो चीजें पूछने लायक हो सकती है यहाँ से। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है? ये एक है 579 करोड़ रुपीज फॉर 3 years, राइट। पर मैच फीस नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो दो चीज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और किसके साथ टाई अप हुआ है। अगली इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन के सामने देखो। अब ये मैंने क्यों लाया है? क्योंकि इसके पहले प्रीवियस ईयर बैंकिंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड ऑन महाराष्ट्र हाईवे कहाँ हुआ था? वर्ल्ड फर्स्ट बैरियर जो होते हैं ना हाईवे के बाजू में बैरियर, तो वो बैम्बू से बनाए गए थे, आइदर ऑफ आयरन, ठीक है। सो वो जो बैम्बू था वो कौन सा था? ग्रीन गोल्ड। तो उसी के साथ जब 18 सितंबर और हमारी एग्जाम मेंस आने वाले कुछ महीनों में होने वाली है, सो ये जायज है कि पूछा जा सकता है कि या तो वर्ल्ड बैम्बू डे हम कब मनाते हैं। और उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया रिसेंटली, हाल ही में, भारत ने अपना पहला बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट जो है वो असम के गोलघाट रीजन में स्टैब्लिश किया है दोस्तों, राइट। सो तीन याद रखिए। और वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो बॉस्टन यूएसए में है, राइट। सो एट 18 सितंबर, ओके। उसके बाद वर्ल्ड का जो इसका हेडक्वार्टर है वो है आपका बॉस्टन यूएसए। एंड नेक्स्ट जो है, फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट। चलिए अगली इंफॉर्मेशन को देखते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि अगर उस महीने, मतलब एग्जाम जब मेंस होता है उसके पिछले 2 महीने या 3 महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। सो अगस्त मंथ का हम प्लेयर ऑफ द मंथ देख लेते हैं, बोथ वुमेन्स एंड मेंस कैटेगरी में। सो यहाँ पे जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के, मेंस कैटेगरी में मोहम्मद सिराज, जो हमारे भारत देश के है, बॉलर है, पेसर है, इंडियन पेसर है। उसके बाद वुमेन्स कैटेगरी में जो है ओरला पेनग्रैट्स, ठीक है। ओरला प्रेंडग्रैट्स जो है आयरलैंड से संबंध रखते हैं। तो याद रखिए, आयरलैंड और इंडिया के दो यहाँ पे खिलाड़ी हैं, उनको ये जो है सम्मान किया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का। अगली इंफॉर्मेशन सॉरी, आपके सामने जो कि पूछा जा सकता है किस तरीके से। सबसे पहले देखिए, जब भी कोई हमारे देश में नई चीज लॉन्च होती है, अब यहाँ पे तो एक साथ दो चीजें लॉन्च हो गई है, क्या है? भारत, ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन और उसका पोर्टल। अब सबसे पहले समझते हैं ज्ञान भारतम मिशन क्या होता है। देखिए, ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत हमने क्या किया है, इसके अंदर जो भी हमारे
भारतीय कल्चर के लिटरेचर होते हैं जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, उसको हम प्रमोट करने वाले हैं, उसको बचाने के लिए डिजिटल माध्यम से और प्रमोट करना, ये इसका पर्पस है। तो जो ज्ञान भारत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहाँ पे हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यू दिल्ली में। किसने चेयर किया? यूनियन मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर हैं। ओके, इसका पर्पस जो मैंने आपको बता दिया। आउटलेट टोटल 4,882.85 करोड़, 482.85 करोड़ रुपए 2024 से 2031 तक इतना पैसा दिया गया है। तो मतलब मैं जो आपको बता रहा था कि जो इंडियन कल्चरल लिटरेचर होते हैं उसको मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, ये पहले ही प्रिंट है, ठीक है। हमारे जब पूर्वज बोल सकते हो या पहले के ज़माने में जो पुस्तक होती थी, संगीत रचना होती थी, ठीक है? इसको पहले ही प्रिंट कर जाता किया जाता था। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी ओल्ड बुक और डॉक्यूमेंट दैट हैज़ बीन रिटन बाय हैंड, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे देश में मौजूद हैं, तो उनके प्रिज़र्वेशन के लिए, उनको डिजिटलाइज़ करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो है ज्ञान भारतम मिशन और ज्ञान भारत पोर्टल, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। चलिए अगली इंफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो अनीश गिरी और वैशाली रमेश बाबू, इन्होंने फिडे ग्रैंड स्विस और वुमेन ग्रैंड स्विस जीता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बैंकिंग की न्यूज हम पढ़ते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अभी अभी अपने जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका कार्यकाल बढ़ाया है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, श्री एम परमाशिवम, ठीक है, जो पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है श्री एम परमाशिवम, इनका यहाँ पे कार्यकाल बढ़ाया गया है। ओके, याद रखिए। चलिए इंपॉर्टेंट है कोटक 811 ऐप। अब क्या चीज हुई है इसमें, शांति से समझते हैं। देखिए, कोटक 1181 ऐप, ये कोटक जो बैंक है उनका एप्लीकेशन है। जैसे आप एसबीआई का अगर ऐप बोले तो क्या है, एसबीआई का योनो ऐप, ठीक है। एसबीआई का जो ऐप होता है वो एसबीआई योनो ऐप होता है, राइट। सो एसबीआई का जो योनो ऐप है, ओके, एसबीआई का जो योनो ऐप है, इससे और कोटक 811 में क्या फर्क है, न्यूज को कवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब देखो, कोटक 811 ऐप दुनिया भर में तीसरे नंबर पर साल 2025 के पहली 6 मई में कोटक कितनी बार डाउनलोड हुआ है, मतलब मोस्ट डाउनलोड जो एप्लीकेशन है बैंकिंग सेक्टर में, वो कोटक 811 ऐप बन गया है। सर आप बोलोगे कि एसबीआई तो सबसे बड़ा बैंक है, इसके कस्टमर भी ज्यादा है, बट नहीं, इसको केवल 14 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है, लेकिन 16 मिलियन बार कौन सा ऐप डाउनलोड हुआ है, कोटक 811। ये इंडिया की बात है। अब अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड में पहले नंबर पे कौन सा बैंक है, तो वो है न्यू बैंक ब्राजील का, सेकंड रिवॉल्ट बैंक यूनाइटेड किंगडम, थर्ड जो बैंक है कोटक 811 इंडिया का। तो याद रखिए रैंकिंग ये आई है। ओके, वैसे ही सेबी, ठीक है, तो सेबी ने लॉन्च किया है इंडिया मार्केट एसेस पोर्टल। तो जब भी कोई पोर्टल्स लॉन्च होते हैं उसका यहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन में बहुत महत्व बढ़ जाता है, पूछा जाता है कि ये जो पोर्टल है किससे रिलेटेड है, किसने लॉन्च किया। तो सबसे पहले आपका उत्तर होना चाहिए सेबी ने लॉन्च किया। कौन सा पोर्टल? इंडिया मार्केट एसेस। अब यह एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कौन सा माध्यम का है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो कहीं ना कहीं ये पोर्टल हमें सुविधाएं प्रवाह करेगा, ठीक है, प्रदान करेगा। सो अब ये डिजाइन किया गया है टू सिंप्लीफाई फॉर किन लोगों के लिए, या कौन लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। सो इट इज डिजाइन टू सिंप्लीफाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है, जो फॉरेन के यहाँ पे इन्वेस्टर है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इनके रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, मार्केट एसेस, इन सुविधाओं का वो लाभ ले सके। इसका एम क्या है? एम इज टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन, एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अट्रैक्ट ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियाज कैपिटल, राइट। सो दिस आर द एम ऑफ दिस पोर्टल, ठीक है। चलिए अगला जो न्यूज है, अगली न्यूज है हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए, अभी पैटर्न देखा गया दोस्तों कि यहाँ पे एग्जामिनेशन में हमको कीवर्ड्स पूछे जाते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है जिसका नाम है प्रवाह, राइट। सो ये जो विनियामक आवेदन मान्यता और प्राधिकृत के लिए प्लेटफॉर्म जो है, इसमें बहुत सारे सिंपल वे से हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, बट कभी कभी हम फंबल हो जाते हैं। तो देखिए हाल ही में जब भी आप आगे से पढ़ो कोई पोर्टल, तो उसका जो फुल फॉर्म है ये वो याद रख लीजिए। अब जो प्रवाह पोर्टल है, इसमें से इस बार पूछा गया था क्वेश्चन आईबीपीएस के द्वारा कि प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेशन एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन में वी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है,
ठीक है। तो कभी पूछा जाएगा कि आर का क्या है, कभी पूछा जा सकता है कि ए का क्या है, ऐसे बहुत सारे दूसरे पोर्टल है, राइट। सो वी का जो नाम था वैलिडेशन था। तो ये याद रखना जरूरी है कि प्रवाह पोर्टल हो गया या कोई और पोर्टल होते हैं, उनका फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेशन एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये 3 स्टार आप इसे दे दीजिए। 100% यहां से प्रश्न बनने वाला है। चलिए बात करते हैं। यूपीआई इंक्रीज डेली P2M लिमिट टू 10 लाख। अब ये देखिए P2M लिमिट क्या होता है। अगर मैं चाहूं, ठीक है, मैं सोचूं कि P2M लिमिट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन के बारे में बात हो रही है, 10 लाख की ट्रांजेक्शन बढ़ गई। अब P2M मतलब होता है पर्सन टू मर्चेंट, राइट, पर्सन टू मर्चेंट। अब ये जो व्यक्ति ये मर्चेंट है, मतलब एक बड़ा व्यापारी है, ये जो सामान है ये थोक में बिक्री करता है। तो मुझे अगर जरूरत पड़ी कि इससे सामान लेना है और इसकी जो पेमेंट है वो भी बल्क में करना है, तो पहले मेरे पास उतनी लिमिट नहीं रहती थी जितनी मुझे इससे पेमेंट करना है, बट अभी 10 लाख तक इसको बढ़ाया गया है। अब समझिए कि मैंने इससे कुछ टीवी के लिए या मोबाइल यूनिट्स खरीदे जो बल्क में खरीदे, और मुझे मेरी जो पेमेंट है वो 10 लाख की हो गई है। लेकिन पहले लिमिट थी ओनली 5 लाख रुपए। अभी इसको क्या किया गया, पर्सन, मतलब मैं पर्सन टू मर्चेंट। अब ये पर्सन हो गया, ये पर्सन हो गया, ये मर्चेंट हो गया, तो पर्सन टू मर्चेंट जो पेमेंट होती है उसकी लिमिट अब बढ़ाई गई है 10 लाख, राइट। सो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया है 15 सितंबर 2025 से न्यू पर्सन टू मर्चेंट जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट, मतलब पर ट्रांजेक्शन आप एक या 5 5 की 2 ट्रांजेक्शन करो या एक साथ 10 करो, पर ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है 5 लाख, और एग्रीगेट लिमिट क्या है 10 लाख, राइट, डेली की। ओके, समझ गए। तो ये जो चेंज हुआ है ये 10 लाख का हुआ है। अब अप्लाई टू वेरीफाइड मर्चेंट ओनली, जो वेरीफाइड मर्चेंट रहेंगे उन्हीं के वो अप्लीकेबल रहेगी। लेकिन सर आप दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि पर्सन टू मर्चेंट तो कर रहे, लेकिन पर्सन टू पर्सन जो है, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन जो होने वाली लिमिट है ट्रांजेक्शन की वो कितनी है। सो उसमें कोई चेंज अभी किया गया नहीं है, वो उतनी ही है 1 लाख रुपीज, राइट। सो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन जो ट्रांजेक्शन ट्रांसफर होता है वो 1 लाख रुपीज पर डे ही रखा गया है। लेकिन 15 सितंबर से जो वेरीफाइड मर्चेंट्स है उनके लिए 10 लाख रुपए यहाँ पे किया गया। अब देखिए इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड इक्विटीज में, ट्रैवल और टूरिज्म के लिए सर्विसेज का फायदा उठाना है, लोन कलेक्शन, ईएमआई पेमेंट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इन सब का ट्रांजेक्शन करना है, तो बल्क अमाउंट में हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूपीआई का भी लोग ज्यादा इस्तेमाल करें, यूज करें, भारत देश में प्रगति करे, उसका भी एक एम हमारी सरकार ने या हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाते हैं उन लोगों ने लिया है। सो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे भी ज्वाइन करना मत भूलिए। ओके, हम बात करते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स एंड रैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हाल ही में जो अभी एक नया इंडेक्स आया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, राइट, जिसमें हमारा भारत देश पिछली बार से जो रैंक था उससे ऊपर गया है, मतलब प्रगति किया है, डेवलपमेंट किया है। तो हमारे भारत देश की जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो 38 रैंक पे है, राइट। अगर टॉप की बात करें तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और टॉप 10 में आप स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हो। चलिए मैं इसे आपको विस्तृत और अच्छे से समझाता हूँ। जो हमने कहा था कि भारत ने 2025 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38 स्थान हासिल किया, जी हाँ। अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो आता है, लेकिन ये इंडेक्स कौन हर साल लॉन्च करता है, मतलब किसके द्वारा, कौन सी एजेंसी है जो यहाँ पे पब्लिश करती है, राइट। सो इसका जो सही उत्तर होता है दोस्तों, ये होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, राइट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है, राइट। पिछले साल हम 46 नंबर पे थे, हम 8 स्थान ऊपर गए हैं, तो हमारी रैंक जो आई है 38, राइट। ओके, अब इसमें क्या होता है इस रिपोर्ट में, जैसे नॉलेज और टेक्नोलॉजी हमारे देश में कितनी आगे बढ़ रही है, उसमें कितना हम उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, और भारत में हम जैसा कि माना जाता है कि लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में से आते हैं, तो उसमें उस कैटेगरी में हमने पहले नंबर पे यहाँ पे जो है अपना मुकाम हासिल किया है। अब ये थोड़ी सी डिटेल में जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन। टॉप 3 कंट्रीज कौन है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि देखिए इसमें 80 इंडिकेटर्स होते हैं, उसको हम बाइफरकेट करते हैं दो में, जिसको कहते हैं कौन सा देश इनोवेशन इनपुट्स और आउटपुट्स में ज्यादा आगे है। जैसे
जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट हमारे देश में कैसा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी सरकार, हमारा देश कैसे काम कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस कैसी काम कर रही है, चाहे वो एजुकेशनल हो, लॉ हो या अन्य कोई। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल कैसा है वहाँ का। उसके बाद नॉलेज क्रिएशन क्या है, क्या हमारे देश में नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज के लेके क्या हम जागरूक है, टेक्नोलॉजी कितनी आउटपुट दे रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी हमारे देश में कितनी टेक्नोलॉजीज बन रही है, ठीक है, क्रिएटिव आउटपुट्स क्या है, इन सब का पैरामीटर रखते हुए ये जो है इनोवेशन इंडेक्स बनता है, जिसमें हमारे देश की रैंक अभी हमने देखे 38 यहाँ पे रैंक पे है। ओके दोस्तों, ये भी एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है आजकल की एग्जामिनेशन में कि यहाँ पे जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम एक्सटेंड होती है, ठीक है, एक्सटेंड होती है, तो वो हमेशा पूछा जाता है। तो हाल ही में स्कीम नेम जो है पीएम ई ड्राइव, जिसका पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट, इसका जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 10,900 करोड़ रुपए की लागत से इस स्कीम का आउटले है। इसकी ओरिजिनल डेट क्या थी, 31 मार्च 2026 2026, लेकिन न्यू डेट जो है दोस्तों इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 ऑफ मार्च 2028, राइट, 2028 तक ये बड़ी है। वैसे ही एक स्कीम जो है लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 2019 को, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। इस मिशन का नाम था जल जीवन मिशन, मतलब हर घर में हमको जल पहुंचाना है, हर घर जल इसका जो था मोटो था, टैगलाइन था, राइट। सो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटाइजेशन के अंदर इसको, इसका जो एम था 100% कवरेज देना था, घरों को पानी पहुंचाना था नल के माध्यम से, और इसको भी 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो पूछा जाए तो जल जीवन मिशन कब तक एक्सटेंड हुआ है, वो है 2028। ओके, हाल ही में फास्टैग, मतलब 15 अगस्त 2025 को एनुअल पास का लॉन्च किया गया है। मतलब इसमें क्या होगा, एनुअल पास क्या होती है, हाँ भाई, हमारे गाड़ियों में रिचार्ज सिस्टम है, ठीक है, अब हम भी अपने मर्जी से जितना पैसा चाहे उसमें डाल सकते हैं, और ये भी कोई मैंडेटरी नहीं हुआ है, लेकिन इस पे ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। सो 3,000 रुपए का हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले से प्रीवियसली हमारा फास्टैग है उसमें रिचार्ज कर सकते हैं। अब ये 3,000 रुपए हमारे अकाउंट में आ गए, तो हम एक साल के लिए इसमें 200 ट्रिप, ठीक है, या तो ये 3,000 एक साल के लिए वैलिड रहेगा, या 200 ट्रिप अगर हम आना जाना करें तो उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये नॉन कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ही अप्लीकेबल है, जिसमें हमारी कार, जीप, वैन ये सब आते हैं, नॉन कमर्शियल वैन्स। अब इसमें आपको क्वेश्चन ऐसा घुमा के दे सकता है कि रेस्ट्रिक्टेड कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। देखिए, अगर आप नेशनल हाईवे से जा रहे हैं, द पास इज ओनली फॉर यूज ऑन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे। जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जो हमारे राष्ट्र के नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे को ही मॉनिटर करती है, वहीं पे ये कार्ड का यूज होगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे स्टेट हाईवेज होते हैं, ठीक है, और स्टेट एक्सप्रेसवेज होते हैं जो राज्य सरकार बनाती है, उन पे ये लागू नहीं होगा, ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंझिज्म पोर्ट, अगर किसी को पता है तो सबको पता है कि केरल में है, ठीक है। सो ये जो विंझिज्म पोर्ट है ये केरला में है। केरला में हाल ही में ये जो नया पोर्ट बना है विंझिज्म पोर्ट, अब इसकी थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले दो तीन चीज है इसके ऊपर प्रश्न बनने का, कि ये जो पोर्ट है ये डेवलपर कौन है इसका, ठीक है, इसका डेवलपर कौन है, तो अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ये इसके डेवलपर है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ केरला इसको ओन करती है। इसका जो बजट है पहले फेज का 8,800, ठीक है, 8,867 करोड़ रुपीस का था फर्स्ट फेज में, राइट। ये इतना नहीं है, बट जो डेवलपर है, ठीक है, एपी सेज और अदानी पोर्ट। उसके बाद अगर बात करूं तो जो मई का महीना है, ठीक है, 2 मई में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। अब इंपॉर्टेंट और एक चीज है कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास का क्या रोल है, क्योंकि ये टाई अप है मद्रास इंस्टीट्यूट के साथ। सो आईआईटी मद्रास नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवे एंड कोस्ट, ठीक है, एनटीसीपीडब्ल्यूसी कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है, कोलैबोरेट किया है विद विंझिज्म पोर्ट टू डेवलप कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब क्या है, इन्होंने क्या डेवलप किया है भाई, तो ये है आर्टिफिशियल वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, ठीक है, वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इनकी मदद की है बनाने में, और ये इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, ठीक है, फॉर मॉनिटरिंग। जो हमारी यहाँ पे शिप्स आप देख रहे हो आती है पोर्ट पे, ठीक है, इनकी ट्रैफिक सॉल्यूशंस के लिए कौन सा शिप पहले आएगा, कब जाएगा, कौन सा शिप बाद में आएगा, इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का, राइट। सो दिस सिस्टम इज कोर फीचर ऑफ विंझिज्म इंडियाज फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड ट्रांस शिपमेंट पोर्ट। ओके, सो आईआईटी मद्रास भूलिए नहीं।
चलिए आगे बात करते हैं यूनेस्को क्यों चर्चा में है, हाल ही में अभी चर्चा में है। पहले बात अगर मैं करूं तो यूनेस्को की कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। भारत देश में टोटल अभी के दौर में 44 यूनेस्को साइट्स है, जिसमें अगर बात करूं तो हाल ही में जो ऐड होने वाली साइट है 44th वो है मराठा लैंड्सकेप। 43rd साइट थी द मोहिनदाद, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज डे हम 18 अप्रैल को मनाते हैं। मैक्सिमम हेरिटेज साइट महाराष्ट्र में है। फर्स्ट हेरिटेज साइट जो अजंता की गुफाएं है। उसके बाद यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। अब जो चर्चा में है वो ये है कि हमारी टेंटेटिव जो लिस्ट थी 62 थी पहले, जिसमें जो यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज, उसके बाद अभी हो गए 7 बढ़ के 69। तो अब ये टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है, देखो मैंने अभी बोला कि यूनेस्को की 44 प्रॉपर्टीज है। 44 प्रॉपर्टीज है मतलब भारत देश में। लेकिन ये टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है कि ये ऐसे लिस्ट है जो आपकी प्रिलिमिनरी लिस्ट है, कि यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आती है मतलब यहाँ पे कोई ऐसे साइट्स आते हैं जो यहाँ पे लिस्ट में रहते हैं और आगे चल के उनको परमानेंट मेंबर बनना पड़ता है। मतलब परमानेंट मतलब जो आपकी यूनेस्को साइट्स है, ठीक है, उनमें अगर उनको ऐड ऑन करना पड़ता है तो पहले उनको इस साइट्स में टेंटेटिव लिस्ट में आना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, जो मैंने अभी बोला कि विद दिस नंबर इंडियन प्रॉपर्टी टेंटेटिव लिस्ट 69, ठीक है। अब 69 में भी 49 अंडर कल्चर कैटेगरीज है, 3 मिक्स के है, 17 अंडर नेशनल। ये आपको याद नहीं करना है, बट इतना याद रखना है कि देखिए, हाँ ये है, टेंटेटिव लिस्ट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बिफोर इंक्रिप्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। मतलब यहाँ पे अगर आप हो, मतलब ये आपकी प्रीलिम्स एग्जाम है, अगर आपको मेंस और फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो इस लिस्ट में पहले, मतलब तभी तो आप एग्जाम देते हो प्रीलिम्स की, फिर मेंस में जाते हो और आपका सिलेक्शन होता है, राइट। तो वैसे ही ये जो 7 प्रॉपर्टीज है इनका नाम हमें याद रखना और पढ़ना जरूरी है। चलो उसके बाद सबसे पहले महाराष्ट्र के जो पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप है, ठीक है, डेक्कन ट्रैप ऑफ महाबलेश्वर महाराष्ट्र। उसके बाद जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरी आइसलैंड कोस्टर, ठीक है, उडुपी कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत। मेघालय की जो युग गुफाएं है, ठीक है, एज गेव्स, ठीक है, ईस्ट खासी हिल्स मेघालय। उसके बाद नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो नागा हिल ऑफियोलाइट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो नेचुरल हेरिटेज ऑफ कहा की एरामाटी डिब्बालू, ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश की है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट तो तिरुमला की जो पहाड़ियां है, ठीक है, नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमला की पहाड़ियां। केरल की जो यहाँ पे नेचुरल हेरिटेज ऑफ केरल की जो चट्टाने हैं, ठीक है, वर्कला। इन सातों को यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। ये आप फोटो देख सकते हो, यहाँ पे ये गुफाएं है, ये महाराष्ट्र के पंचगनी की हम बात करें, नागा हिल एफोफिलाइट, ठीक है, ये यहाँ पे पहाड़िया रेड क्लिफ जो भी हमने बोला था। तो सारे इन सातों चीजों को लिस्ट में ऐड ऑन किया है प्रॉपर्टीज को। आगे बात करते हैं भारत का पहला ओवरपास, ठीक है, इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ ओवरपास, ठीक है। सो इंडिया हैज बिल्ड इट्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर ऑन कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। अब ये इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट मतलब ये जो आपका हाईवे हो गया और ये इंटरसेक्ट हो गया। तो ये जो होता है, ये बफर जोन जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, उसको ये इंटरसेक्ट करता है, राइट। ये कुल 12 किलोमीटर स्ट्रेच लंबा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फोटो में देखिए, नीचे से ट्रैफिक जा रही है, नीचे से आपकी यातायात की सुविधाएं शुरू है, और ऊपर से आराम से यहाँ पे हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ से जो प्राणी है अपना यहाँ से जाना आना, या विदाउट डिस्टर्बेंस टू ट्रैफिक, और ट्रैफिक भी इनको डिस्टर्बेंस नहीं करते हुए सब अपना अपना काम करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है इन स्पीसीज का। यहाँ पे ये एक्सीडेंट एक्सीडेंट से इनकी जान नहीं जाएंगी, ये अपने हैबिटेट में भी रहेंगे, और नीचे जो ट्रैफिक है उसको भी यहाँ पे कोई भी दुविधा नहीं होगी। इसका पर्पस ही यही था कि टू बैलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात करे और सेफ हैबिटेट प्रोवाइड करे, किसको, एनिमल्स को, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी मतलब आपकी वाइल्ड लाइफ भी कंजर्वेशन होना जरूरी है, राइट। सेफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स टू क्रॉस एक्सप्रेसिव, इतना समझा, राइट। तो ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है, ठीक है, कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट। दोस्तों उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी कैंपेन की हम बात करते हैं तो ये जो हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है 15 से 16 सितंबर न्यू दिल्ली भारत रत्न सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में। तो जो रबी क्रॉप्स हो रहे हैं उसके ऊपर चर्चाएं होंगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी कैंपेन याद रख लीजिए।
चलिए थोड़ी सी क्रिकेट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स अफेयर्स, करंट अफेयर्स। तो सेंट्रल जोन जो है, दिलीप ट्रॉफी सबसे पहले कौन से खेल से रिलेटेड है, ये है क्रिकेट। सो सेंट्रल जोन ने यहाँ पे साउथ जोन को हराया है, ठीक है। सेंट्रल जोन जीता है, साउथ जोन हारा है, मार्जिन था 6 विकेट का। वेन्यू था बीसीसीआई सेंटर फॉर एक्सेलेंस बेंगलुरु में। और रजत पाटीदार जो ये आपको दिख रहे हैं, तो ये आपके यहाँ पे कप्तान भी रह चुके हैं बैंगलोर आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। और प्राइज मनी कुल 1 करोड़ का इन्होंने जीता है। उसी के साथ दोस्तों, भारत जो है बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2026 का यहाँ पे होस्ट करने जा रहा है 17 सालों के बाद। तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट और ये जो आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक सब्सक्राइब हमारे इस वीडियो के लिए, इस एफर्ट के लिए। अगर हाँ, आपको ये वीडियो और ये कंटेंट पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, जिसको आपको क्लिक करना होगा और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना होगा, जिसमें आपको लेक्चर के पीडीएफ्स या आने वाले एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट अपडेट, चाहे कट ऑफ रिलेटेड हो, एग्जाम डे रिलेटेड हो, एग्जाम के नोटिफिकेशंस हो, या हमारी डे टू डे करंट अफेयर्स के जो शॉर्ट इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचाई जाती है, या चाहे वो किसी पेड पीडीएफ्स हो, ठीक है, वो भी फ्री में आपको मैं वहां पे प्रोवाइड कराता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।